हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव बिनारी। आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही रोचक तथ्य के ऊपर वीडियो। हाल ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 370 की याचिका को खारिज करते हुए भारत सरकार को आदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराया जाए। पहला सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव होते थे? दूसरा सवाल, आर्टिकल 370 क्या था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस में रखा गया था? वो कौन से प्रावधान थे जिन प्रावधानों में जम्मू कश्मीर को रखा गया, जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए? तीसरा सवाल आता है कि अगर ये इतना ही आसान था तो पहले ही क्यों ना ख़त्म कर दिया है। लेके आया हूँ इसी पे वीडियो, पूरे विस्तार से समझाऊंगा। 1947 जब देश आज़ाद होने वाला था, जब 565 रियासतें भारत में मिल हेलो फ्रेंड्स, करते शुरुआत 1947 से स्टार्ट करते। जब देश आज़ाद होने वाला था उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। उसी के तहत भारत को आज़ादी मिलने वाली थी और पाकिस्तान को भी इस एक्ट के तहत आज़ादी मिल रही थी। उस समय कुल 565 रियासतें थी जिन्हें भारत में विलय होना था। इसमें से जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी। जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे उस समय हरि सिंह करके। उस समय एक व्यक्ति थे माउंट बेटन करके। माउंट बेटन अंतिम शासक थे ब्रिटिश काल के, भारत के अंतिम शासक थे। वो हरि सिंह को समझाने गए कि या तो पाकिस्तान में विलय हो जाए या फिर भारत में विलय हो जाए। हरि सिंह एक हिंदू राजा थे। उन्होंने लगा कि अगर पाकिस्तान में विलय हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और वहाँ पे मेरी चलेगी नहीं। अगर भारत में विलय हुआ तो भारत में नेहरू जी लोकतंत्र के पक्ष में थे, समाजवादी थे, तो भारत में मेरा राजशाही शासन चलेगा नहीं। इसी चीज़ को सोचते हुए राजा ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। ना पाकिस्तान में विलय होना है और ना ही भारत में विलय होना है। जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर को एक स्वतंत्र देश रखने का उन्होंने फैसला किया। यही कुछ चीज़ें चलते चलते वर्ष 1947 में 15 अगस्त हुआ, अपना देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश की जो सेना थी, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जो सेनाएं थी, उनके जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश कमांडो के हाथ में था। जब देश आज़ाद हुआ तब बाकी सारी रियासतों को छोड़ के, बाकी सारी रियासतें भारत में विलय हो चुकी थी, 3 रियासतों को छोड़ के, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन 3 रियासतों का फैसला अभी तक नहीं हो पाया था और इन 3 का फैसला सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया कि इनको कैसे भी करके समझा बुझा के भारत में लाना है। आज़ादी के 1 महीने बाद जूनागढ़ का जो शासक था उसने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और जूनागढ़ की जनता ने इसका विद्रोह कर दिया, तो राजा छोड़ के पाकिस्तान चला गया। उस समय जूनागढ़ के एक व्यक्ति थे शाहनवाज भुट्टो। उन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा और उसमें भारत सरकार को कहा कि जूनागढ़ की आबादी को देखते हुए जूनागढ़ आपका होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अगर ऐसे ही ले लिया तो इतिहास में लिखा जाएगा कि ज़बरदस्ती ले लिया, छीन लिया, तो वहाँ पे जनमत कराया जाए, प्ले डिसाइड कराया जाए। वहाँ पे प्ले डिसाइड कराया 1 जनवरी 1949 के समथिंग, 1 जनवरी 1948 को वहाँ पे जनमत कराया गया और 99% वोटिंग भारत के पक्ष में हुई। इस तरीके से जूनागढ़ के ऊपर विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हुए जनमत कराने के बाद। इसके कुछ समय बाद हैदराबाद जो रियासत का जो शासक था वो मान नहीं रहा था भारत में विलय होने से। वो बोले कि मुझे तो पाकिस्तान में जाना है, जबकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के उस साइड है और हैदराबाद ठेठ इस साइड है। फिर भी वो भाई साहब बोले कि मुझे तो पाकिस्तान में मिलना है। बहुत समझाने के बाद भी नहीं माने। तब भारत सरकार ने हैदराबाद के शासक से एक एग्रीमेंट साइन किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसमें यह था कि 1 साल तक हैदराबाद ना पाकिस्तान में जाएगा ना भारत में विलय होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। 1 साल तक शांति रखने के लिए उससे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया। इसी बीच पाकिस्तान से एक गलती हुई। जूनागढ़ का फैसला हो चुका था, अब बचे हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। तो पाकिस्तान को लगता था कि 99% की
श्रीनगर हमारा होना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमारा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 70% आबादी मुस्लिम थी उस समय। और वहाँ पे जो राजा थे वो हरि सिंह थे और हिंदू थे वो। इसी बीच आज़ादी के 2 महीने बाद 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। उससे पहले ये गलती हुई थी। हर बार पाकिस्तान पहले गलती करता है, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान ने पहली गलती की। श्रीनगर के ऊपर आक्रमण के लिए सेना की एक टुकड़ी को भेजा और जिसका जिम्मा अकबर खान को दिया गया था। पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ी और राजा हरि सिंह जो जब श्रीनगर के राजा थे, उनके मंत्री हुआ करते थे उस समय, उन्होंने राजा को समझाया कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें भारत से सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन राजा माना नहीं उस समय, उन्होंने सहायता मांगने से मना कर दिया। धीरे धीरे सेना की टुकड़ी मुजफ्फराबाद आ पहुंची, मुजफ्फराबाद से उरी पहुंची। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके ऊपर अभी कुछ समय पहले मूवी आई थी। बहुत अच्छी घटनाएं हैं जो कि अगर इनको अच्छे से पढ़ना है आपको, तो एक किताब का नाम है कश्मीर बिहाइंड द वेल करके एक बुक है, जिसमें 1947 की देश की आज़ादी के समय की जो घटनाएं थी जम्मू कश्मीर को लेके, सबका जिक्र बहुत अच्छे से किया हुआ है। कश्मीर बिहाइंड द वेल करके एक बुक है, वहीं से मैंने कुछ तथ्य लिए। पाकिस्तान की सेना मुजफ्फराबाद से बासूरी पहुंची। पाकिस्तान की सेना बारामूला पहुंची। बारामूला में बहुत क्रूरताएं की वहाँ की जनता के साथ में। राजा को पता चला, राजा के एक मंत्री थे राजेंद्र सिंह ने समझाया, उनकी समझाने पे नहीं माने और उसके बाद राजा ने माउंटबेटन से सहायता मांगी। माउंटबेटन जो सबसे पहले समझाने गए थे वहाँ के राजा को, उन्हीं माउंटबेटन से सहायता मांगी। माउंटबेटन दिल्ली आए, नेहरू जी, पटेल जी और माउंटबेटन के बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सहायता नहीं करने का फैसला हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था और उस समय जो दोनों देशों की जो सेनाओं का कंट्रोल था वो ब्रिटिश कमांडो के हाथ में था। और उससे कुछ पहले यूएन का भी गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन का, तो उसमें सब तरफ शांति का माहौल चल रहा था कि अगर युद्ध हुआ तो 2 देशों के बीच में होगा ये, या फिर यूँ होगा कि ब्रिटिश कमांडो की ही सेना के आपस में युद्ध होगा। तो इस मीटिंग में युद्ध का नहीं करके श्रीनगर की सहायता नहीं करने का फैसला हुआ। माउंटबेटन फिर से लौटे, राजा को बोला कि भाई ये बात है। तो राजा के उस समय श्रीनगर के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे मेहर चंद महाजन, उन्होंने राजा को समझाया कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, इससे हमारी सहायता हो जाएगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो राजा ने कंडीशनल तरीके से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उस समय कि मेरी ये शर्तें माननी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं हस्ताक्षर करूँगा। उस शर्तों में था डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेशी मामले, संचार और सुरक्षा, इन 3 चीज़ों में ही भारत सरकार अपना कंट्रोल रखेगी, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास ही रहेगी। इस बात की और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन इन 3 चीज़ों को मेन रखा गया, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। कंडीशनल तरीके से राजा ने हाँ की। जब राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो भारत की सेना श्रीनगर की सहायता के लिए पहुंची वहाँ पे। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ श्रीनगर को बचाने के लिए। ये युद्ध करीबन 1.25 साल तक चला। उसके बाद नेहरू जी यूएन गए, यूनाइटेड नेशन, इस मामले को लेके, और वहाँ पर चैप्टर 6 के तहत शिकायत दाखिल की। चैप्टर 7 के तहत नहीं करके चैप्टर 6 के तहत दाखिल की। चैप्टर 6 का मतलब ये होता है कि आप जो भी कंप्लेन कर रहे हो यूएन में, उसका फैसला जो भी आएगा वो देश माने या ना माने। अगर चैप्टर 7 के तहत शिकायत दाखिल करते तो उस बात को मानना ही होता है शिकायतकर्ता को। तो नेहरू जी ने चैप्टर 6 के तहत शिकायत दाखिल की। यूएन की बैठक हुई और वहाँ पे उस बैठक में उस समय इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया, भारत के खिलाफ बोले। नेहरू जी उस समय दुखी भी हुए थे। इस यूएन का जो रिजोल्यूशंस आया वो 2 पार्ट में था। पहले था CFO। यूएन का रिजोल्यूशन 2 भागों में आया। 31 दिसंबर 1948 को, 1 साल तक युद्ध चला था, और 31 दिसंबर 1948 को यूएन का फैसला आया। वो 2 भागों में आया। उसमें पहला था सीज फायर ऑर्डर, CFO, यानी कि संघर्ष की समाप्ति का आदेश। जो युद्ध जहाँ चल रहा है उसी जगह रोकना होगा। उसी ऑर्डर में एक और वर्ड का यूज़ हुआ था, वो था LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जिस जगह पे युद्ध चल रहा है उसे LOC कहेंगे, यानी कि जिसे हम अभी बॉर्डर कहते हैं। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी आदेश का दूसरा पार्ट था
ट्रूज एग्रीमेंट, एक ट्रूज एग्रीमेंट हुआ। उसमें 3 बातें लिखी गई थी मेन, कि पहला, सबसे पहले पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुलाएगा। दूसरा इसमें यह था कि जो लोग कश्मीर में भारत के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और वो कश्मीर के नहीं हैं, उन्हें भी पाकिस्तान वापस बुलाएगा। और तीसरा पॉइंट ये था कि ये दोनों पहले आदेश पूरे हो जाएंगे, उसके बाद भारत अपनी सेना को वापस बुलाएगा। करीबन 1.25 साल तक युद्ध चला था। इसमें 4000 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए थे और 1100 सैनिक भारत के शहीद हुए थे। ऐसा देखते हुए लगता है कि यूएन जाना सही नहीं था, या फिर 2-4 महीने और चलने ही देते, निपटा ही देते। तो ऐसा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसको समझने के लिए अपन ने 1 साल का हैदराबाद से भी एग्रीमेंट कर रखा था, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। उस समय हैदराबाद वाली बात पे चलते अपन। हैदराबाद में एक संगठन हुआ करता था उस समय, MIM, जो अभी भी है वहाँ पे पार्टी के तौर पे एक पार्टी है MIM करके। ये संगठन उस समय भी था। ये संगठन कहते हैं ऐसा कि MIM संगठन को वहाँ के नवाब ने उस समय प्रोटेक्ट किया था। इसी संगठन के तहत एक और संगठन तैयार हुआ वहाँ पे। उस संगठन का नाम था रजाकारी, यानी कि रजामंदी। इतना क्रूरवादी संगठन था। वहाँ की जनता के साथ उसने बहुत सारी क्रूरताएं की, और उनके टारगेट में वो लोग थे जो भारत के खिलाफ नहीं करके भारत के पक्ष की बात करते थे। जो भारत के पक्ष की बात करता उनके टारगेट करते थे वो रजाकारी जो संगठन बना था हैदराबाद में। बहुत सारी क्रूरताएं हुई वहाँ की जनता के साथ। ये सारी बातें पटेल तक, नेहरू जी तक जाती थी। ऐसा कहते हैं कि पटेल जी ने बिना किसी की अनुमति के, किसी से पूछे, सेना की एक टुकड़ी भेज दी हैदराबाद पे आक्रमण के लिए कि जाओ निपटा के आओ। समथिंग 5 दिन लगे वहाँ पे युद्ध। 18 सितंबर 1949 को भारत ने हैदराबाद के ऊपर कब्जा किया था, और ये जो ऑपरेशन हुआ था इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। इस तरीके से हैदराबाद का भी विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गए। इससे पहले जब आक्रमण हुआ उसके बाद हैदराबाद का शासक UN जा पहुंचा। वहाँ जाके कंप्लेंट दाखिल की भारत सरकार के ऊपर कि भारत एक हैदराबाद का शासक UN जा पहुंचा और भारत के ऊपर एक कंप्लेंट दाखिल की, भारत एक आक्रमणकारी देश है, भारत ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। तो UN ने जवाब मांगा भारत सरकार से कि आपने सेना क्यों भेजी वहाँ पे। तो पटेल साहब ने जवाब दिया कि सेना नहीं थी, छोटे मोटे पुलिस थे और हमारे देश का मामला था, हमारे निपटा दिया। इस तरीके करके जवाब दिया था। और मैंने जो किताबें पढ़ी है कुछ, और जहाँ से भी मैंने पॉइंट लिए, मेरा सोचना यही है कि नेहरू जी थोड़े ग्लोबल टाइप के नेता थे और समाजवादी थे। उन्हें लगता था कि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है और हम अभी अभी किसी के ऊपर कब्जा कर ले। तो ये मेरे को लगता है उनका सोचना थोड़ा इस टाइप का था। और पटेल जी जो सोचते थे उनका सोचना यह था कि बाढ़ में जाए विदेशी मामले, एक बार अपना यहाँ निपटा लेते हैं, फिर देख लेंगे बाद में विदेशी मामलों को भी। तो जो तथ्य मैंने पढ़े हैं उस हिसाब से मैं इसी निष्कर्ष पर निकला हूँ। बाकी जब हैदराबाद का हो गया, जूनागढ़ का फैसला हो गया, जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पे हस्ताक्षर भी हो गए थे। एक चीज़ के ऊपर सहमति बनी थी जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला करके। शेख अब्दुल्ला ने वहाँ के राजा के खिलाफ उस समय एक आंदोलन चलाया था, कश्मीर छोड़ो आंदोलन, क्योंकि बहुत सारी वहाँ की पॉपुलेशन को शेख अब्दुल्ला ने अपने पक्ष में कर लिया था। और जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे तब इस बात पे भी सहमति बनी थी कि जब सब कुछ शांति हो जाएगी तो शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी जाएगी। जब शांति हुई, युद्ध रुका जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर की कमान शेख अब्दुल्ला को सौंपी गई। अब उससे पहले भारत का संविधान बनना चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था, संविधान सभा का गठन हो गया था। अब जम्मू कश्मीर को भी संविधान में लेना था, तो उसकी एक बैठक हुई। उस बैठक में 3 जने शामिल हुए, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जून 1949 की इस बैठक में 4 मेंबर चुने गए जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के लिए। भारत की संविधान सभा के लिए जम्मू कश्मीर के 4 मेंबर चुने गए। उसमें एक थे शेख अब्दुल्ला, दूसरे थे इस जून 1949 की बैठक में विधानसभा के 4 मेंबर चुने गए जम्मू कश्मीर से। इसमें एक थे शेख अब्दुल्ला, दूसरे थे
मिर्ज़ा अफजल बेग जो शेख अब्दुल्ला के खास हुआ करते थे, एक थे मोतीराम करके वो एक हिंदू थे, और एक और चौथे जो थे वो थे मसूदी करके। मिर्ज़ा अफजल बेग, शेख अब्दुल्ला, मसूदी और मोतीराम 3 मुस्लिम थे, एक हिंदू थे। इस पूरी संविधान सभा में एक आर्टिकल बना गया 306A, और उसमें कुछ प्रावधानों को लागू किया, और जब ये 306A पूरा बन के तैयार हुआ तो बाद में यही 306A 370 में बदला। इसे ही 370 कहते हैं। पूरी संविधान सभा में एक आर्टिकल 306A ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तैयार किया, और यही जब बन के तैयार हुआ फाइनल तो यही आर्टिकल 370 था। एक 369 से लगा के 392 तक जो भी धाराएं थी उनमें जो भी प्रावधान थे वो सारे टेम्परेरी थे, टीटी थी, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न। तो 370 जो था वो भी एक टेम्परेरी प्रोविज़न बनाया गया था उस समय। आर्टिकल 370 जो 306A के तहत ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार किया, और जब बन के तैयार हुआ तो बाद में इसे ही 370 नाम दिया गया। अब देखते हैं कि आर्टिकल 370 में कौन कौन से प्रावधान रखे गए जम्मू कश्मीर के लिए। तो हमें सबसे पहले 370 को समझने से पहले राज्यों के वर्गीकरण को समझना होगा। उस समय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, संविधान के अलग अलग भाग में लिया था उनको। संविधान के भाग 6, 7, 8 और 9, इन 4 भागों में सारे राज्यों का वर्गीकरण किया था उस समय। तो हमें सबसे पहले इन राज्यों के वर्गीकरण को समझेंगे तो शायद आर्टिकल 370 में समझने में आसानी रहेगी। संविधान के भाग 6, 7, 8 और 9, इन 4 भागों में राज्यों का वर्गीकरण किया था। भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 के बीच में जिन राज्यों को रखा गया था, इसमें वो राज्य थे जो ब्रिटिश सत्ता ने हमें सौंपे थे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम वाले राज्य। जो 1935 के अधिनियम वाले जो राज्य थे वो 152 से 237 आर्टिकल के बीच में रखा गया संविधान के भाग 6 में। भाग 7 में एक ही आर्टिकल था 238, आर्टिकल 238। इसका जिक्र बाद में 370 में भी होगा, इसको याद रखिएगा। संविधान के भाग 7 में एक ही आर्टिकल था 238, और उसमें उन राज्यों को लिया गया जो मान्य रहते विलय के समय, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, माइजोर हो गया। इन राज्यों के जो शासक थे उनकी कुछ शर्तों को भारत सरकार ने माना था जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे इनके। तो इनका कहना था कि हमारे राज्य के प्रमुख हम ही रहेंगे, हमें हमारी सेना चाहिए, हमें हमारी सेना रखने का अधिकार होना चाहिए। ये कुछ बातें थी जिनके ऊपर भारत सरकार ने अपनी सहमति जताई थी। इनको इनके राज्य के प्रमुख रहने का दर्जा दिया गया, इनको इनकी सेना रखने का अधिकार दिया गया, और भी छोटे मोटे कुछ प्रावधान थे, जैसे प्रिवी पर्स दिए जाएंगे, प्रिवी पर्स के तहत बहुत सारे पेंशन के तहत पैसा दिया जाएगा। संविधान के जब 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, तब इस भाग बी को हटा दिया था, भाग 7 को, आर्टिकल 238 को संविधान के संशोधन 1956 वाले में 7वें संशोधन में इसे डिलीट कर दिया था। इसी के साथ में संविधान के भाग 9 को भी डिलीट कर दिया था। जब 1956 में संशोधन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, उस समय इसे डिलीट कर दिया गया था। भाग 8 में, संविधान के भाग 8 में 239 से 242 आर्टिकल 239 से 242 के अंतर्गत उन राज्यों को लिया गया जो छोटी रियासतों वाले राज्य थे, जैसे मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू हो गया। ये कुछ छोटे जो राज्य थे, जो छोटी रियासतें थी, उनको आर्टिकल 239 से 242 में संविधान के भाग 8 में लिया गया। अब आते भाग 9 के ऊपर। भाग 9 में भी एक ही आर्टिकल था 243। अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, इस तरह के जो यूटी थे उनको आर्टिकल 243 में लिया गया संविधान के भाग 9 में। बाद में इसे भी डिलीट कर दिया था 1956 वाले संविधान के संशोधन में। और इसके बाद इसी भाग 9 को, संविधान के 243 को 1973 में वापस जिंदा किया गया। वो जो पंचायती राज, नगर पालिका, ये सारी जो लिए थे वो वापस 243 आर्टिकल में लिए गए, इसे वापस जिंदा किया गया था 1973 में।
बाद में 97 में संशोधन में सहकारी समितियां भी इसी में ली गई। अब देखते हैं आर्टिकल 370 को कि उसमें क्या प्रावधान थे। धारा 370 को 3 भागों में बांटा गया था। ए भाग जो था, पहला जो भाग था उसको वापस सब भाग में बांटा गया 4 भागों में, ए, बी, सी और डी। आर्टिकल 370 के भाग ए के सब डिवीजन ए, बी, सी और डी 4 भागों में था। पहला जो भाग था वो 4 भागों में था, अलग अलग प्रावधान थे उसमें। ए भाग में ये लिखा गया था कि आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी। मतलब अभी अपन ने राज्यों का वर्गीकरण देखा, उसमें संविधान के भाग 7 में एक ही आर्टिकल था 238, उसमें उन राज्यों को रखा गया था जो मान नहीं रहते, जैसे उनको कुछ प्रीवी पर्स दिए जाएंगे, उनको सेना रखने का अधिकार होगा, उनके पास उनके राज्य के प्रमुख वो ही रहेंगे। तो आर्टिकल 370 के ये भाग में ये प्रोविज़न था, ये प्रावधान था कि वो जो आर्टिकल 238 है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, उससे भी कुछ और स्पेशल स्टेटस में जम्मू कश्मीर को रखा जाएगा। पहला प्रावधान ये था। भाग बी में ये प्रावधान था कि भारत की संसदीय शक्ति जम्मू कश्मीर पर कितनी होगी। विलय पत्र में इस बात पे भी सहमति बनी थी कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर भारत अपनी नीतियाँ बना पाएगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो इन्हीं तीनों को लेके भारत की संसदीय शक्ति जम्मू कश्मीर पर कितनी होगी, इस बातों का जिक्र भाग बी में था। इन चीज़ों के प्रावधान जो थे वो भाग बी में थे। भाग सी में कहा गया है कि भारतीय संविधान के सिर्फ 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। संविधान के भाग 1 में जो प्रावधान है वो और आर्टिकल 370, यानी कि भाग सी में ये कहा गया था कि भारतीय संविधान के सिर्फ 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, वो होंगे संविधान का भाग 1 व आर्टिकल 370। भाग डी में ये प्रावधान था कि अगर इन प्रावधानों के अलावा अगर और कोई भी नियम या कोई भी एक्ट अगर लाना होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत सरकार को, तो उसके लिए राष्ट्रपति अपना आदेश निकालेगा। और वो आदेश कब निकलेगा? जम्मू कश्मीर की सरकार के कंसल्टेशन से या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार के कॉन्फ्रेंस से, या तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने सहमति ले या फिर उनसे बैठ के बातचीत करे और उनकी सहमति से वो आदेश निकलेगा और फिर कोई अन्य एक्ट लागू होगा जम्मू कश्मीर में। तो इन प्रावधानों के अलावा अगर और कोई भी प्रावधान या कोई भी एक्ट लागू करना होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश जरूरी होगा, और वो आदेश जम्मू कश्मीर की कंसल्टेशन से या फिर कॉन्फ्रेंस से ही निकल पाएगा। ये प्रावधान था आर्टिकल 370 के भाग ए के भाग डी में। अगस्त 2019 में अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो इस आर्टिकल को खारिज किया था वो इसी का प्रयोग किया था। भाग डी के तहत आदेश निकला था और एक निकला था आर्टिकल के भाग 3 के तहत। इन दोनों का उपयोग करके ही आदेश निकला था राष्ट्रपति का और इसको खारिज किया था। लेकिन इसमें मामला पेचीदा था, मैं समझाता हूँ आगे कि किस तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे अपन। भाग 2 में, आर्टिकल के भाग 2 में ये प्रावधान थे कि अगर जम्मू कश्मीर का भी संविधान बना तो भाग 1 में जिन एक्ट पर जम्मू कश्मीर ने अपनी सहमति जताई है, मतलब संविधान के भाग 1 में जिन जिन प्रावधानों के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपनी सहमति जताई थी, वही प्रावधान जम्मू कश्मीर को अपनी संविधान में भी रखने होंगे। ये प्रावधान था भाग 2 में। यानी कि इन फ्यूचर जब भी जम्मू कश्मीर का संविधान बनेगा तो उसमें जो प्रावधान होंगे उन प्रावधानों के साथ ये प्रावधान भी जोड़ने होंगे। वो प्रावधान भारत के संविधान के भाग 1 में हैं और उनके ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपनी सहमति भी जताई थी। ये वाले प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान में भी रखने होंगे। ये प्रावधान आर्टिकल 370 के भाग 2 में लिया गया। भाग 3 में ये प्रावधान था कि आर्टिकल 370 हटेगी कैसे।
कि अगर धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना है, इसका क्या प्रावधान होगा। इसमें यह था कि राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, भारत सरकार के राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, और वो आदेश कब निकलेगा, जब जम्मू कश्मीर की सरकार रिकमेंडेट करेगी। रिकमेंडेशन से जम्मू कश्मीर की सरकार के बिना रिकमेंडेशंस के राष्ट्रपति का आदेश नहीं निकल सकता है आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। यानी कि जब तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंडेट नहीं करेगी, तब तक भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटाने के लिए आदेश नहीं निकाल सकते। ये प्रावधान था भाग 3 में। इनके हटेगा कैसे, वो भी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के रिकमेंडेशन से हटेगा। इतने सालों से जो इसको नहीं हटा पा रहे थे, वो मामला यहीं फंसा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो 1956 में जब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ उसी समय ख़त्म हो गई। तब रिकमेंडेट करेगा कौन? अगर रिकमेंडेट नहीं करेगा तो आर्टिकल 370 हटेगी भी नहीं। इस चीज़ के ऊपर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग तथ्य थे। कोई कहता है कि आर्टिकल 370 नहीं हटेगी, कोई कहता है कि एक टेम्परेरी संविधान सभा क्रिएट की जाए जम्मू कश्मीर में, और वहाँ से आदेश निकले और फिर भारत के राष्ट्रपति आदेश निकाले इसको हटाने का, ऐसे कर सकते हैं। और हमारे अमित शाह जी यूँ कहते हैं कि जब संविधान सभा है ही नहीं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सबके अलग अलग तथ्य थे और मामला यहीं फंसा था इतने समय से, जब इसको हटाएं कैसे। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ और 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके बीच कुछ घटनाएं और हुई 1953, 1954 और 1956 में। 1952 में जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार के बीच में कुछ सहमतियां बनी। उन सहमतियों में यह था कि शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम हमारा जो प्रधानमंत्री है उसे हम वज़ीर आलम कहना चाहते हैं, और हमारा जो हेड क्वार्टर है जिसे हम राज्यपाल कहते हैं उसे हम संघीय रियासत कहना चाहते हैं। हमारा अलग झंडा होगा। ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें थी जिनके ऊपर भारत सरकार ने अपनी सहमति जताई थी, और इसे ही दिल्ली समझौता कहते हैं। दिल्ली समझौते में इस प्रकार की कुछ बातें थी जिसके ऊपर भारत सरकार ने अपनी सहमति जताई थी कि हमारे प्रधानमंत्री को हम वज़ीर आलम कहेंगे, और हमारा जो हेड क्वार्टर होगा उन्हें हम संघीय रियासत कहना चाहते हैं। उसके बाद 1953 में उधर शेख अब्दुल्ला के हाथ में जम्मू कश्मीर का शासन था। शेख अब्दुल्ला ने धीरे धीरे अपने रंग दिखाना चालू कर दिए। 1950 तक ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे फिर कभी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, कभी भारत से बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि थोड़ा उधर से ही मिल जाए, थोड़ा इधर से ही मिल जाए, ऐसे करके। और फिर एक दिन शेख अब्दुल्ला बोले कि मुझे हरी सिंह नहीं चाहिए। तो हरी सिंह ने बोला भाई मैंने तो तुझे बनाया है साइन करके। तो बोले कि हाँ बना दिया, बस अब हटो। तो हरी सिंह की जगह पे हरी सिंह के बेटे कर्ण सिंह को संघीय रियासत बनाया गया। और कुछ समय बाद कर्ण सिंह वही थे जो भी लास्ट समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। ये वही कर्ण सिंह थे जो हरि सिंह के बेटे हैं, जो राजा हरि सिंह के बेटे हैं कर्ण सिंह। कहते हैं कि कुछ समय बाद कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया कर्ण सिंह ने। कहते हैं ऐसा कि ये नेहरू जी के निर्देश में ऐसा किया था उन्होंने। उसके बाद कुछ समय तक कर्ण सिंह ने शासन किया वहाँ पे। 1953 से लगा के 1975 तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार रही थी। इसके बाद 1954 में पहली बार एक सीरियस आदेश निकला राष्ट्रपति का। ये वही आदेश था जो अगस्त 2019 में अमित शाह जी ने खत्म किया था, 1954 वाले राष्ट्रपति आदेश को। और इस आदेश में कुछ इस तरह की बातें थी। इस आदेश को 35A के तहत निकाला गया, और इस आदेश में पहला पॉइंट था कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन है ये तय करने की शक्ति जम्मू कश्मीर के पास रहेगी। यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी कि वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट स्थायी नागरिक कौन है। दूसरा पॉइंट था कि यहाँ के स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार दिए जाएंगे। जमीन का अधिकार हो गया, नौकरी, आरक्षण,
यानी कि वहाँ पे जो स्थायी नागरिक है उन्हीं को जमीन का अधिकार, नौकरी का अधिकार, आरक्षण दिया जाएगा। अगर बाहर से कोई आके जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसे नौकरी, जमीन और आरक्षण जैसे कुछ अधिकार नहीं दिए जाते थे। वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट है, स्थायी नागरिक है, उन्हीं को इनका अधिकार दिया जाता था, विशेष अधिकार जिसे कहते हैं हम। इसी के तहत तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस में रखा गया था कि कुछ विशेष अधिकार थे वहाँ के नागरिकों के लिए। और स्त्रियों के लिए एक एक्ट बनाया था कि जो स्त्री या जो महिला जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह करेगी उसे जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाएगा और उसके बच्चों को भी यहाँ की संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। इस एक्ट को लास्ट में अभी वर्ष 2002 में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि ये सीधा सीधा महिलाओं के ऊपर है, तो इसे खारिज कर दिया था। लेकिन उस समय 1954 के राष्ट्रपति आदेश में ये बात आई थी कि स्त्रियों को जम्मू कश्मीर से बाहर विवाह करने पर उन्हें जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाएगा और उन्हें संपत्ति में भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी बातें थी राष्ट्रपति आदेश में? जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन है, तय करने की शक्ति जम्मू कश्मीर के पास रहेगी। स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार दिए जाएंगे, जमीन का अधिकार, नौकरी, आरक्षण। और तीसरा पॉइंट था, स्त्रियों को जम्मू कश्मीर से बाहर विवाह करने पर उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा और उन्हें परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं माना जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद 1959 के संविधान संशोधन में जम्मू कश्मीर के ऊपर चुनाव आयोग भी लागू कर दिया गया था। इसके बाद 1965 में भारत का चीन का युद्ध हुआ। इधर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, वो युद्ध हम हार गए थे। उसके बाद कहते हैं कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने संविधान का संशोधन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर को जो दिल्ली समझौते में जो बातें सहमति जताई थी उनको खत्म कर दिया। तो प्रधानमंत्री को वजीर आलम कहने वाली बात जो थी, वहाँ पे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री का नाम दिया और संघ जो रियासत जो नाम था वहाँ पे उसको राज्यपाल का नाम दे दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने खुला बोल दिया था कि मैं तो बहुत बड़े एक्शन लेने वाली हूँ, मुझे वोट देना है तो। और उस समय इंदिरा गांधी जीती और उन्होंने संविधान का संशोधन किया। उसमें रजवाड़ों के जो हाथी, घोड़े, तोपे जो उनको विशेष अधिकार दे रखे थे उन्हें सबको ख़त्म कर दिया। इधर 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश वाले इलाकों को भी तबाह कर रखा था। भारत की सेना ने आक्रमण किया। 13 दिसंबर 1971 को आक्रमण हुआ। समथिंग 3 दिसंबर को भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण के लिए गई। समथिंग 13 दिन लगे। 16 दिसंबर को बधाई हो बांग्लादेश हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। अब आते हैं अपन आर्टिकल 370 को हटाया कैसे। बहुत सारे ऑप्शन थे उस समय की संविधान सभा के रिकमेंडेशन से, तो संविधान सभा जम्मू कश्मीर की है नहीं। वो तो 1956 में जब संविधान बना जम्मू कश्मीर का तो उसी समय खत्म हो गई। संविधान सभा है ही नहीं तो रिकमेंडेड करेगा कौन? नहीं करेगा तो राष्ट्रपति का आदेश भी नहीं निकल सकता है। किसने कहा कि संविधान में संशोधन करके, तो संविधान में संशोधन के लिए जितना बहुमत चाहिए था सरकार को उतना बहुमत था नहीं। किसी का मत था कि एक टेम्परेरी संविधान सभा क्रिएट की जाए वहाँ पे और फिर उसका आदेश निकले और फिर राष्ट्रपति का आदेश निकल के आर्टिकल 370 को खारिज किया जाए। कुछ बातें इस तरीके की चल रही थी इतने समय से। इसके बाद 2014 में सरकार आती है बीजेपी की और उनकी पार्टी का मिशन होता है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करना है। ये तैयारी मेरे ख्याल से काफ़ी समय पहले से चल रही थी। जब हुआ ये तो मेरे ख्याल से इंस्टेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी काफ़ी समय से पहले इसकी तैयारी चल रही थी। 2014 में चुनाव जीत के आती है पार्टी, 5 साल सत्ता में रहती है, तब तक कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से तैयारी चल रही थी। 2018 के चुनाव में सरकार का ये मकसद था कि जम्मू कश्मीर में इतनी सीटें लानी है
कि वहाँ पे अपनी बहुमत के अलावा किसी की सरकार बने ही नहीं, यानी कि हमारी पार्टी का बहुमत अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे किसी की सरकार बनेगी ही नहीं। हुआ वही 2018 में जब चुनाव हुए तब बीजेपी की इतनी सीटें आई कि बीजेपी के समर्थन के बिना वहाँ पे सरकार बन ही नहीं सकती। अगर सरकार नहीं बनी तो राज्यपाल शासन लगा, और राज्यपाल किसे बना के भेजा गया? वही पॉलिटिक्स के बंदे को, जो राजनीतिज्ञ है उसे ही राज्यपाल बना के भेजा गया, अपने ही पॉलिटिक्स मैन को, क्योंकि आगे तैयारी चल रही थी उस चीज़ को कैसे कैसे करना है, प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। इस बात को लेकर मेरे ऊपर कोई केस ना करे किसी वीडियो को देख के, ताकि मैंने जो देखा है न्यूज़ में, किताब में, या फिर डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसको देख के मैं इसी निष्कर्ष पे निकला हूँ कि मेरे ख्याल से ये उसी समय से तैयारी चल रही थी। बाकी ऐसा कहीं न्यूज़ वगैरह में नहीं आया है, मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ। मैं इस निष्कर्ष पे निकला हूँ कि ये तैयारी उसी समय से चल रही थी जब राज्यपाल शासन लगा था। शुरू में बीजेपी ने किसी भी पार्टी को अपना बहुमत नहीं दिया और वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया, और राज्यपाल किसे बना के भेजा गया? अपनी ही पार्टी के बंदे को। जब राज्यपाल शासन 6 महीने का रहता है वहाँ पे, 30 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा। राज्यपाल शासन 6 महीने का रहता है। उसके बाद दिसंबर 2019 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उसमें एक बात क्लियरली जिक्र हुई थी वहाँ पे। बाकी ऐसे लिखा हुआ आता है कि समय आने पर राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, लेकिन जब 2019 में जब राष्ट्रपति शासन लगा जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पे इस बात का जिक्र था कि समय आने पर राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जबकि ऐसा लिखा हुआ आता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। इसी पॉइंट से मैं कह रहा था कि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, ताकि 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया उसके काफ़ी समय पहले से सरकार जब सत्ता में आई उसी समय से चल रहा था कि सीटें इतनी लानी है कि हमारी बहुमत की बजाय गैप वहाँ पे सरकार बने ही नहीं। और फिर राज्यपाल शासन लगे, फिर राष्ट्रपति शासन लगे, फिर जैसे जैसे आगे संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 370 को कैसे कैसे हटाना है, ये प्लानिंग पहले से चल रही। फिर बात आती है 2019 की। अचानक से पहली बार अमरनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी थी और धारा 144 लगा दी थी जम्मू कश्मीर पे। और फिर आता है 5 अगस्त 2019 का दिन, जिस दिन राष्ट्रपति का आदेश निकलता है। उस आदेश में 3 बातों का जिक्र होता है मेनली। पहला आदेश होता है कि आर्टिकल 370 और 35 में जो भी प्रावधान है और उसमें समय समय पर जो भी संशोधन किए वो सभी आज से खारिज हो गए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था भारतीय संविधान की सभी प्रावधान जो समय समय पर संशोधित हुए हैं वो सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हो गए। और तीसरा पॉइंट जो था वो समझने के लायक है। तीसरे पॉइंट में ये था कि आर्टिकल 367 में बता दूं मैं, उसमें संविधान को समझने के लिए अगर किसी लाइन को ऐड करना पड़ता है हमें, जैसे मान लो किसी प्रावधान में किसी लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है और उसका मतलब अगर हमें समझाना है तो उसका भी प्रावधान संविधान में लाना होगा कि इस लाइन का मतलब ये है। तो आर्टिकल 367 इसीलिए बना था कि उसमें किसी भी लाइन को ऐड किया जा सके। इस 2019 वाले राष्ट्रपति आदेश में तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि आर्टिकल 367 में तीसरे पॉइंट में ये जिक्र किया कि आर्टिकल 370 के भाग 3 में जिस संविधान सभा का जिक्र किया था, आर्टिकल 370 जब मैंने बताया था उसके भाग 3 में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए पॉइंट था कि राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा और कब निकलेगा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के रिकमेंडेशन से। तो वो उसको चेंज करके 2019 के राष्ट्रपति आदेश में तीसरे पॉइंट में आर्टिकल 367 में संशोधन किया और वहाँ पे एक लाइन लिख दी गई कि जिस आर्टिकल 370 के भाग 3 में जिस संविधान सभा का जिक्र किया हुआ है
उसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा माना जाएगा। ये पेज यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि पेज फंसा ही यहीं पे था कि संविधान सभा है ही नहीं तो एकोमोडेट करेगा कौन। तो आर्टिकल 367 के तहत वहाँ पे एक लाइन लिख दी गई कि जिस संविधान सभा का जिक्र 370 में किया हुआ है उसका मतलब जम्मू कश्मीर की विधानसभा से होगा। जब ये बिल दोनों सदनों में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास गया, उन्होंने हस्ताक्षर किए और फिर एक बिल भेजा कि आगे से सरकार किस तरीके से काम करेगी उसका पूरा विवरण था। एक बिल पास करना था, वो बिल भेजा राष्ट्रपति जी ने और उस बिल में कुछ बातें लिखी थी कि अब आगे जम्मू कश्मीर सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नियम होंगे और भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू होगा। पहला जो पॉइंट था उस दिन का ये था कि जम्मू कश्मीर के आज से 2 हिस्से होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संविधान के अनुच्छेद 239 में यूटी बनाया गया। यूटी का मतलब जहाँ पे केंद्र का शासन होता है, केंद्र शासित प्रदेश। इस 239 के तहत यूटी लद्दाख को बनाया, प्लेन यूटी जहाँ विधानसभा नहीं होगी। प्लेन यूटी का मतलब विधानसभा वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे एक लेफ्ट इन हैंड गवर्नर होगा, उप राज्यपाल रहेगा, जिसे 239 के तहत कुछ शक्तियाँ मिलेगी जिससे लद्दाख का विकास हो सके। और एक सीट लोकसभा की दे दी लद्दाख को। और जम्मू कश्मीर को लिया गया यूटी 239A के तहत। इसे भी यूटी बनाया गया लेकिन 239A के तहत बनाया गया। जैसे पांडुचेरी से संबंध था इसका। टोटल 7 यूटी होते थे पहले, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर को लिया गया यूटी 239A के तहत। लद्दाख को तो 239 के तहत लिया गया और जम्मू कश्मीर को लिया गया 239A के तहत। टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें से 2 विधानसभा में थे, जैसे पांडुचेरी और दिल्ली। बाकी सारे प्लेन यूटी में आते हैं, सिर्फ पांडुचेरी और दिल्ली ही विधानसभा में थे उस समय। तो जम्मू कश्मीर को भी इन 2 के साथ लिया गया, पांडुचेरी वाले संबंध के साथ जम्मू कश्मीर को लिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 4 विधानसभा मेंबर पहले भी थे तो उन्हें भी एडजस्ट करना था। इस वजह से जम्मू कश्मीर को यूटी में लिया गया 239A के तहत। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ केंद्र का शासन होता है। यहाँ पर विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पांडुचेरी वाले जो प्रावधान हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होंगे, ये प्रावधान कर दिया। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें पहले भी हुआ करती थी और जो मेंबर 2019 में थे राज्यसभा के, उन्हें ही मेंबर बना दिया गया और ये मान लिया गया कि ये उसी प्रक्रिया से चुने गए हैं। लोकसभा में 5 सीटें पहले भी थी और 2019 में भी 5 सीटें दे दी। विधानसभा की पहले 87 + 24 + 2 के रेशो में सीटें हुआ करती थी, अब करके टोटली 114 114 सीटें टोटल होंगी। ये था जम्मू कश्मीर का इतिहास और आर्टिकल 370 का इतिहास, कैसे कैसे आया, कैसे कैसे हटाया उसे। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और शेयर भी कर दे अगर अच्छा लगा हो। और ज़्यादा तो बेल आइकन इसलिए दबाना है कि मेरा अगला वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर, बहुत अच्छे कंटेंट के ऊपर अगला वीडियो आने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।